वेलकम टू अपडेट आईएएस। आज हम लोग बात करेंगे चंद्रयान मिशन के बारे में। चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान थर्ड, इन मिशंस के हम हर उस एस्पेक्ट पे बात करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक हमारे जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। इसका कंटेक्स्ट समझते हैं, क्यों इसका अध्ययन जरूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली इसरो ने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च किया है। यहाँ पर इसका लैंडर है चांद के सरफेस पे, उसको सक्सेसफुली वहाँ पे लैंड कराया है। और जो प्रज्ञान रोवर है उसको रोविंग ऑपरेशंस कराया है चांद के सरफेस पे सक्सेसफुली। और दुनिया का पहला देश बना है चांद के दक्षिणी ध्रुव पे, साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानें। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग इसरो के बारे में। तस्वीरों को देख करके आप समझ सकते हैं कि इसरो का जर्नी कितना इंस्पायरिंग रहा है। एक समय था कि रॉकेट को कैरी करने के लिए साइकिल का इस्तेमाल होता था। आज हम लोगों ने साइकिल का, बैलगाड़ी का, और आज हम लोग इस स्थिति में हैं कि इतने पावरफुल लॉन्च व्हीकल का हम लोगों ने डेवलपमेंट कर लिया है, इसका विकास कर लिया है कि चांद तक अपनी मौजूदगी को दर्शाती है। 1962 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा विक्रम साराभाई, हमारे जो स्पेस जो कार्यक्रम होता है उसके जनक माने जाते हैं, इनके अंडरशिप में, इनके लीडरशिप में इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इसका स्पेस रिसर्च के लिए इनकोस्पार का निर्माण किया गया। लेकिन 1969 में इसका नाम बदल के इसरो कर दिया गया। इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत काम करता है, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत काम करता है जिसका कंट्रोल होता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। मतलब यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेना हो तो वो डिसीजन क्विकली लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डायरेक्ट प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। जो इसरो का जो साइंटिफिक जो लीडरशिप है उसको डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर का एक्सेस होता है। कोई भी अगर अप्रूवल लेना हो, कोई भी नया मिशन के बारे में इनिशिएटिव लेना हो तो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से वो संपर्क कर सकते हैं, अप्रूवल उनको डायरेक्ट मिल सकता है। तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स नहीं होने की वजह से कोई भी डिसीजन होता है तो वो क्विकली लेने में सक्षम होता है इसरो। इसलिए इसरो की कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि इसमें ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स का नहीं होना, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में होना। याद रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है इसरो। इसके टास्क क्या क्या हैं? जो स्पेस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, इंटरनेशनल स्पेस कोऑपरेशन, जैसे दूसरे देशों की स्पेस एजेंसीज के साथ में कोऑपरेशन करना है, कोलैबोरेशन करना है, तो हमारे देश की तरफ से ये स्पेस एजेंसी का रिप्रेजेंट, चूँकि हमारे देश की सरकारी एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी कोलैबोरेशन करना होता है, कोऑपरेशन करना होता है, इसरो करता है। और स्पेस रिलेटेड जितने टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने का काम होता है इसरो का है। इसरो दुनिया के उन 6 स्पेस एजेंसीज में है, गवर्नमेंट एजेंसीज में, जिसके पास में फुल लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज़ है। वो कोई भी अपना कोई भी अपना सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, चाहे किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मिशन को लॉन्च करने के लिए किसी दूसरे देश पे निर्भर नहीं है। उसके पास में सारी कैपेबिलिटीज़ हैं जो फुल फ्लेज्डली अपना काम करने के लिए उसको चाहिए। क्रायोजेनिक इंजन्स का डेवलपमेंट करने वाला दुनिया के 6 कंट्रीज़ में से एक है इसरो। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मिशंस को ऑपरेट करने वाला एजेंसी है इसरो। दुनिया की 6 कंट्रीज हैं, सिर्फ 6 कंट्रीज हैं जिनके पास में एक कैपेबिलिटीज़ हैं।
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक लार्ज फ्लीट को ऑपरेट करता है इसरो। दुनिया के उन 4 स्पेस एजेंसीज में है इसरो जिसके पास में सॉफ्ट लैंडिंग कैपेबिलिटीज है, और दुनिया का पहला कंट्री है जो चांद के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग किया है। साउथ पोल पे किया है, 70 डिग्री अक्षांश पे किया है। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इसरो के लिए। अब बात करते हैं चंद्रयान फर्स्ट के बारे में। चंद्रयान फर्स्ट इसको अनाउंस किया गया था 2003 में। उस समय के तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने अनाउंस किया था 2003 में 15 अगस्त की इंडिपेंडेंस डे स्पीच के दौरान। इसको लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। PSLV C11 ये लॉन्च व्हीकल है, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। एक ऑर्बिटर मिशन था। ऑर्बिटर मिशन का मतलब है कि जो यहाँ पे आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, जो आपका ऑर्बिटर है, चांद की एक ऑर्बिट में रह करके चांद की स्टडी करेगा। हालांकि इसके साथ में एक इम्पैक्टर को भी ड्रॉप किया गया था चांद के सरफेस पे, जिसको एक प्रूफ के तौर पर भी देखा जा सके कि हाँ हमने इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। और दूसरा चीज़, इसको ड्रॉप करने के दौरान उसके रेस्पॉन्स के, उसके इम्पैक्ट के रेस्पॉन्स को देख करके फ्यूचर का जो लैंडिंग का जो ऑप्शंस है उसको एक्सप्लोर करने का भी काम था इसका। PSLV C11 के द्वारा इसको किया गया था। जिस जगह पे इम्पैक्टर को ड्रॉप किया गया था, गिराया गया था, उसका बाद में उसका नाम पड़ा जवाहर पॉइंट। एक ऑर्बिटर मिशन है, याद रखना है ये। इसमें सिर्फ ऑर्बिटर है, इसमें लैंडर नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? 3 डायमेंशनल एटलस तैयार करना, जो मून का जो फार साइड है और नियर साइड है, जो चीज़ जो उसका साइड हम लोग देखते हैं, हम लोग के लिए विजिबल है, और जो हम लोग से दूर रहता है, दोनों का यहाँ पे एक नक्शा तैयार करना, एटलस तैयार करना, इसका ऑब्जेक्टिव था चंद्रयान फर्स्ट का। केमिकल मैपिंग करना, कौन कौन से केमिकल है चांद के सरफेस पे, चांद के जो बनावट कैसी है, वहाँ पर कौन कौन सा मिनरल्स है, उसका मैपिंग करना था, उसके सरफेस का। तो और इम्पैक्टर के द्वारा फ्यूचर लैंडिंग ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने का काम था। उसके इम्पैक्ट को देखकर, उसके रिस्पॉन्स को देख करके कि हम लोग बाद में उसको प्लान कर सकते हैं कैसे हमको वहाँ पे लैंड करना है। इन सारी ऑब्जेक्टिव्स के साथ में इसको लॉन्च किया गया था। इसमें पेलोड्स या मॉड्यूल या साइंटिफिक जो ऑर्बिटर के साथ में जो पेलोड्स थे, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे, वो 11 थे। यहाँ पे चंद्रयान फर्स्ट के अंतर्गत 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे, 11 पेलोड थे। फाइंडिंग क्या क्या रही है इसकी फाइंडिंग रही है, इसने वाटर की मौजूदगी को, चांद पे वाटर की मौजूदगी को इसने कंफर्म किया, उसको डिटेक्ट किया, उसको कंफर्म किया। वेपर फॉर्म में था, जो इम्पैक्टर जो जैसे ड्रॉप किया गया था ना, जैसे गिर रहा था ना, तो उसने वाटर के वेपर को उसने सेंस किया और इस तरीके से वाटर को डिटेक्ट किया चांद के ऊपर। ओशियन मैग्मा हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस को इसने कंफर्म किया चंद्रयान फर्स्ट मिशन ने। ये क्या है? ये हाइपोथेसिस बोलता है कि आज से 4.5 बिलियन ईयर एगो जो चांद का जो सरफेस था ना, वो ओशियन, मैग्मा का एक ओशियन था। मोल्टेन जो रॉक होते हैं उसका ओशियन के रूप में था, जो धीरे धीरे ठंडा होकर के सॉलिडिफाई हो गया
एक्सरे सिग्नल्स को डिटेक्ट किया था, स्पाइनल रिच रॉक को डिटेक्ट किया था। स्पाइनल रिच रॉक क्या होता है? ये मैग्नीशियम और एल्युमिनियम बेस्ड रॉक्स होते हैं, बहुत शाइनी होते हैं। और इसने मैग्नीशियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, कैल्शियम इनके प्रेजेंस को कंफर्म किया था चांद पे एक्सरे सिग्नल के द्वारा। आप देख सकते हैं चंद्रयान फर्स्ट की ये लॉन्चिंग है। यहाँ पे लैंडिंग साइट को डिटेक्ट कर रहा है इम्पैक्टर के लिए। ये इम्पैक्टर है, ये वाला जो गिर रहा है ना, यही इम्पैक्टर है। ये बहुत स्टर्डी मटेरियल से बनाया गया था, ये टूटे फूटे नहीं, बहुत काम का चीज़ रहा है। अब हम देखते हैं इसके फेज को, मिशन के फेज को, कैसे इसको लॉन्च किया गया था। देखिए, जैसे इसको लॉन्च किया गया था तो जो ये पहला जो ऑर्बिट होता है ना, इंजेक्शन ऑर्बिट है, इसको बोलते हैं इंजेक्शन ऑर्बिट। इंजेक्शन ऑर्बिट में भेज के इसको इलेक्ट्रिकल पाथ पे चलाया जाता है। इसको चलाने का मकसद क्या होता है? जैसे हम लोग अपने पृथ्वी पे किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर भेजते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तो जैसे फेंकते हैं, जैसे से ऊपर जाता है उसका स्पीड, जैसे आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक रहे हैं तो जैसे ऊपर जाएगा ना तो उसका स्पीड धीरे धीरे घटता जाएगा। एक समय आएगा कि वहाँ पे उसका स्पीड 0 हो जाएगा, अब फिर से वो गिरेगा। तो इसमें क्या होता है, चूँकि यहाँ पर चांद और मून, चांद और धरती, इसकी बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग, हमारे पास उतने पावरफुल रॉकेट नहीं है कि एक ही बार में हम इसको यहाँ पे भेज दें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो कोई भी हमारा स्पेस क्राफ्ट होता है उसको हम लोग इंजेक्शन ऑर्बिट में डालते हैं। यहाँ पे ये जो पहला ऑर्बिट दिख रहा है ये इलिप्टिकल पाथ है। इलिप्टिकल पाथ इसको क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा करने से, देखिए यहाँ पे इंजेक्शन ऑर्बिट में आया हमारा जो भी हमारा स्पेस क्राफ्ट है। अब इसके बाद से इसको मैन्यूवरिंग किया जाता है। इसमें जो ऑन बोर्ड थ्रस्टर्स होते हैं, जो इंजन्स होते हैं, उसके प्रोपल्शंस के द्वारा उसको एक एंगल दे करके इसको यहाँ पे दूर ले जाया जाता है। क्योंकि देखिए, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर फेंकते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई प्राप्त करता है उसकी स्पीड कम होती जाती है। लेकिन जब गिरता है ना तो जितने ज़्यादा ऊंचाई से गिरेगा उतने ज़्यादा इसका इम्पैक्ट रहेगा। उसको यहाँ पे आएगा तो स्पीड इसका, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बहुत हाई होगी जितने ऊंचाई से आएगा। तो इस चीज़ को हम लोग यूटिलाइज करते हैं ग्रेविटेशनल जो पुल होता है। ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही तो कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी के सरफेस की तरफ आता है, खींच के आता है। तो हम लोग इसको इलिप्टिकल ऑर्बिट को इसलिए चुनते हैं कि इसको मैन्यूवरिंग करके ये पेरिजी है, जो धरती के पास वाला है ना, ये पेरिजी बोलते हैं, और जो दूर वाला हिस्सा होता है एपोजी बोलते हैं। तो जो पेरिजी तक लाने, पेरिजी पे इसका स्पीड ज़्यादा मिले, इसलिए हम लोग इसको इसकी एपोजी को बढ़ाते रहते हैं। अभी यहाँ है, अभी यहाँ इसको बढ़ा करके अब यहाँ से जब कोई ऑब्जेक्ट जो पृथ्वी के, चूँकि ये भी अभी ग्रेविटेशनल प्रभाव में ही है, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स अभी इसके ऊपर काम करेगा। जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जब पृथ्वी के कक्षा में घुसेगा, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, जब जैसे जैसे ये इसके नज़दीक आएगा इसका स्पीड बढ़ते जाएगा। यहाँ आते आते इसका स्पीड इतना ज़्यादा होगा ना कि इसको आप आसानी से किसी लंबे दूरी के लिए आप भेज सकते हैं। तो जो ये ऑर्बिट होता है ना, ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, अर्थ मून ट्रांसफर ऑर्बिट इसको बोलते हैं, या ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो काम हम लोग किए हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इसको यहाँ पे नहीं भेज सकते हैं, चूँकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे है, यहाँ पर हम लोग इसकी स्पीड बढ़ा रहे थे। इस इलिप्टिकल पाथ के द्वारा
ऑर्बिटिंग के द्वारा हम लोग यहाँ पे स्पीड बढ़ा रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्पीड घटाएंगे तो ये इस ऑर्बिट में आया है, जो इसका आउटर ऑर्बिट यहाँ पे दिख रहा है। अब धीरे धीरे हम इसकी स्पीड को कम करेंगे, फिर यहाँ पर मैन्यूवरिंग करेंगे और जो 100 किलोमीटर का है, जो नियर सर्कुलर ऑर्बिट है, इसमें इसको छोड़ देंगे। चूँकि ये ऑर्बिटर मिशन है तो इस पर लैंड करने वाला नहीं है, ये इसको ऑर्बिट ही केवल करेगा। अब आते हैं चंद्रयान 2 पे। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। इसके लिए हम लोगों ने जिस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया था वो था GSLV Mark 3। ये बहुत रिलायबल लॉन्च व्हीकल है, इसका 100% सक्सेस रेट रहा है। आज तक जितने भी मिशन इसके द्वारा भेजे गए हैं सब सक्सेसफुल गए हैं। तो ये चंद्रयान 2 था, चंद्रयान फर्स्ट का जो फॉलो ऑन मिशन था उसमें केवल हम लोगों ने ऑर्बिटर भेजा था, लेकिन चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर तो भेजा ही था, ऑर्बिटर के साथ साथ यहाँ पे लैंडर था जो उसके सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था, और रोवर प्रज्ञान, ये लैंडर है जो विक्रम साराभाई थे उनके नाम पे, इसका नाम है विक्रम, और जो प्रज्ञान है ये रोवर है, इसके सरफेस पे चलने वाला था। तो ये जो GSLV है Mark 3, इसमें जो पहला स्टेज होता है इसमें S200 जो इंजन होता है, ये 2 इंजन होते हैं, स्ट्रेप ऑन बूस्टर बोलते हैं इसको, इस सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। जो दूसरा स्टेज होता है L110 विकास इंजन है, ये भी 2 होते हैं, 2 इंजन होते हैं। तो पहला स्टेज है सॉलिड फ्यूल वाला, दूसरा है ये वाला विकास इंजन लिक्विड वाला है, और तीसरा है ये क्रायोजेनिक स्टेज है। क्रायोजेनिक मतलब एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे ये फ्यूल होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। लिक्विड हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। C25 इंजन इसको बोलते हैं जो क्रायोजेनिक, यहाँ पर एक इंजन है थर्ड स्टेज क्रायोजेनिक इंजन है C25, और ये जो है ना ऑर्बिटर लैंडर, यहाँ पे ये जो कवर होता है इसको फेयरिंग बोलते हैं। इसके अंदर इंटीग्रेटेड मॉड्यूल होते हैं जिसमें आपको ऑर्बिटर भी होगा, लैंडर भी होगा, और लैंडर के अंदर है रोवर। इसका हम लोग पाथ देखते हैं, ये वाला इसका क्या ट्रेजेक्टरी रहा है। जैसे देखिए चंद्रयान 2 में यहाँ पे 2 इलिप्टिकल पाथ, उसके बाद से हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर दिए ट्रांसफर ऑर्बिट में। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेलोड ज़्यादा है, ऑर्बिटर भी है, लैंडर है, रोवर है। तो पेलोड ज़्यादा वजन होने की वजह से हमको चाहिए बहुत ज़्यादा स्पीड, तो इसलिए यहाँ पे जो ऑर्बिटिंग है ये हम ज़्यादा करेंगे, इसको मैन्यूवरिंग करके, और यहाँ पे कितना है 1 2 3 5, यहाँ पे 5 है, और इसके बाद से इसको ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजे हैं। अब फिर से उसका उल्टा काम किया है, यहाँ पे इसको धीरे धीरे स्पीड को घटाए हैं, और यहाँ पे नियर सर्कुलर ऑर्बिट है इसमें ला करके, और फिर से इसका जो लैंड कराना था वो हुआ। आप देख सकते हैं इसका लॉन्च वाला चंद्रयान सेकंड वाला। ये S200 वाला है ना, स्ट्रेप ऑन बूस्टर है, ये सेपरेट हो गया। ये फेयरिंग सेपरेट हो गया यहाँ पे। ये सेकेंड वाला समाप्त चला गया L110। अभी सर्कुलर है।
ये ट्रांसफर ऑर्बिट है। चांद के यहाँ से इसका एपोजी है न, पेरिजी है, पेरिजी नज़दीक वाला पेरिजी होता है और दूर वाला होता है एपोजी। अब धीरे धीरे इसको यहाँ पे जो एपोजी है उसको घटाया जाएगा। इलिप्टिकल पाथ है, यहाँ पे इसको मैन्यूवरिंग किया गया है। जो इनबिल्ट जो उसमें थ्रस्टर्स होते हैं इंजन के साथ में, ऑन बोर्ड थ्रस्टर्स होते हैं, उसका इस्तेमाल करके, और ये सेपरेट हुआ है यहाँ पे, ये ऑर्बिटर से जो लैंडर है वो सेपरेट हुआ है। ये था, ये सक्सेसफुली यहाँ पे लैंड नहीं कर पाया था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया था। इसको सॉफ्ट लैंडिंग करना था लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग हो नहीं पाया था, यहाँ पे फेल हो गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था चंद्रयान 2 का? चंद्रयान 2 का ऑब्जेक्टिव था सॉफ्ट लैंडिंग करना अलॉन्ग विथ ऑर्बिटिंग। ऑर्बिटर भी था, लैंडर भी था और रोवर था। तो रोवर था यहाँ पे, रोविंग काम करना था, रोबोटिक रोवर था। इसमें मॉड्यूल कौन कौन थे? मॉड्यूल थे ऑर्बिटर जो सक्सेसफुली आज भी काम कर रहा है, चंद्रयान 3 में भी हेल्प किया है। चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था उसने असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। और जो लैंडर था, जो विक्रम था, जो विक्रम साराभाई के नाम पे है, जो प्रज्ञान रोवर था, चूँकि ये लैंडर जो लास्ट टाइम में जो है जो कम्युनिकेशन लॉस हो गया था तो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, यहाँ पे क्रैश लैंडिंग हुआ था। तो इसको जिस जगह पे एक क्रैश लैंडिंग इसका हुआ था ना, लैंडर विक्रम का क्रैश लैंडिंग, उस जगह का नाम अभी हाल फिलहाल रखा गया है तिरंगा। तिरंगा नाम रखा गया है उसके लैंडिंग साइट का। इसने क्या क्या फाइंड किया? इसने फाइंड किया आर्गन 14 के बारे में, जो आपका जो मून है, मून के मिडिल और हायर लैटिट्यूड इन पे आर्गन की मौजूदगी का पता लगाया। क्रोमियम और मैग्नीज इसके प्रेजेंस के बारे में इसने जानकारी दिया। सब सरफेस वाटर का मतलब है कि जो उसका सरफेस है, चांद का जो सरफेस है उसके नीचे है आइस के फॉर्म में वाटर है, लिक्विड स्टेट में नहीं है, जल वाटर के रूप में नहीं है, यहाँ पे आइस के रूप में है, वो भी सरफेस के नीचे है, सब सरफेस वाटर है। हाई रेजोल्यूशन मैपिंग ऑफ लूनर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स थे पोलर रीजन के। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स का मतलब है कि वहाँ पर जो लैंड फॉर्म है, वहाँ पर जो ज़मीन है उसका शेप कैसा है, कैसा साइज है, कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ पहाड़ है, इसके बारे में हाई रेजोल्यूशन मैपिंग इसने किया था चंद्रयान 2 में, इसका जो ऑर्बिटर था। और जो माइक्रो सोलर फ्लेयर्स होते हैं, जो सूरज के द्वारा जो ये फ्लेयर्स छोड़े जाते हैं, जो लपटे हैं, इसकी मौजूदगी के बारे में भी, जो माइक्रो सोलर फ्लेयर के जो यहाँ तक पहुँचते हैं उसके बारे में भी पता लगाया था। चंद्रयान 2 हमारा क्या था? पार्शियल सक्सेस था। पार्शियल सक्सेस क्यों? क्योंकि जो सॉफ्ट लैंडिंग का जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो पूरा नहीं हुआ था। अब आते हैं चंद्रयान 3 पे। 14 जुलाई 2023 सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। लॉन्च किया गया था GSLV, इसको भी GSLV Mark 3, जिसका जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3 है। इसका नाम बदल के कर दिया गया है लॉन्च व्हीकल Mark 3 मिशन 4 LVM-4। इसके द्वारा चंद्रयान 3 को हम लोग लॉन्च किया था। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे 2 इंजन है, सॉलिड स्टेप ऑन बूस्टर है S200, ये लिक्विड है स्टेज। 2 इंजन है यहाँ पे L110 और तीसरा है C25, इसको विकास इंजन भी बोलते हैं। और ये तीसरा है क्रायोजेनिक C25 क्रायोजेनिक स्टेज।
ये देख सकते हैं, ये इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है। ये पेलोड फेयरिंग है, जो कवर होता है ना, इसको पेलोड फेयरिंग बोलते हैं। ये जो लॉन्च व्हीकल पे जो ये इसको पेलोड बोलते हैं। लॉन्च व्हीकल आता है तो इसको पेलोड बोलते हैं। इस पे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसको भी पेलोड बोलते हैं। 23 अगस्त को, यहाँ पे 14 जुलाई को देख सकते हैं, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया और 23 अगस्त 2023 को साउदर्न पोल के, जो मून का जो साउदर्न पोल है, वहाँ पे इसने लैंड किया, सॉफ्ट लैंड किया सक्सेसफुली। जिस जगह पे सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था उस जगह का नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। अभी हाल फिलहाल में इसको रखा गया है। जो लैंडिंग साइट था उसका नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट। और जो 23 अगस्त है, इसको हम लोग नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएंगे, इसका घोषणा किया गया है। ये है आपका लैंडर विक्रम है और ये है रोवर प्रज्ञान। यहाँ पे देख सकते हैं, ये डिसेंट फेज का ये यहाँ पे फोटोग्राफ है, ये वाला है ना। अभी देखिए, अभी इसकी वेलोसिटी क्या है, अभी इसका कंपोनेंट तोड़िएगा तो ये इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, वर्टिकल भी है। यहाँ पे ये हो गया है, ये रफ ब्रेकिंग फेज क्या है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल आपको वर्टिकल वेलोसिटी रह गया है और धीरे धीरे इसको लैंड कराया गया था। ये सीक्वेंस देख सकते हैं आप, S200 पहले है, उसके बाद से L110 है। यहाँ पे S200 सेपरेट कर रहा है और यहाँ पर जब जैसे यहाँ से ये C25 यहाँ से इसके साथ से हटा, इससे सेपरेट हुआ, ये इंजेक्शन ऑर्बिट में चला गया। अब वहाँ से इसके ये जो आपका स्पेस क्राफ्ट है, जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है, इसके द्वारा इस पे जो थ्रस्टर्स होते हैं, जो इंजन्स होते हैं, उसके द्वारा मैन्यूवरिंग करके और जो चांद का जो नियर सर्कुलर ऑर्बिट है वहाँ तक ले जाने का काम अब इसके ऊपर जो यहाँ पर प्रोपल्सन मॉड्यूल है उसका काम है। इसका भी देख सकते हैं, ये लॉन्चिंग स्पेस सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको भी किया गया था। ये देख रहे हैं ना, स्टेप ऑन बूस्टर है, ये अब सेपरेट होगा। S200 है, यहाँ पे सेपरेट होगा। अभी L110 है, ये चल रहा है। ये यहाँ पे है C25 क्रायोजेनिक इंजन, ये हमारा है इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है, ये भी अलग हो गया। यहाँ पे जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है, यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन से यहाँ से ये अलग होगा। आप इसका देख सकते हैं ट्रेजेक्टरी, यहाँ पर भी 5 जो है ये अर्थ बाउंड यहाँ पे है, मैन्यूवरिंग करके इसको किया गया है। इंजेक्शन ऑर्बिट है, यहाँ से जैसे यहाँ पे छोड़ते हैं, जिस पहले ऑर्बिट में जाता है इंजेक्शन ऑर्बिट बोलते हैं। ये है ट्रांसफ़र ऑर्बिट है, या लूनर ट्रांसफ़र ट्रेजेक्टरी इसको बोलते हैं। यहाँ पे फिर से इसका अपोजिट काम किया गया है, स्पीड को धीरे धीरे घटाया गया है। 100 किलोमीटर जो होता है ना, वहीं पे उस ऑर्बिट में आने, यहाँ तक लाने का काम है। यहाँ से लेकर के इंजेक्शन ऑर्बिट से लेकर के यहाँ पे नियर सर्कुलर ऑर्बिट है, लूनर ऑर्बिट है, नियर सर्कुलर
लूनर ऑर्बिट यहाँ तक लाने का काम है जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है उसका। आप इसका देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस है। जैसे यहाँ से नियर सर्कुलर ऑर्बिट में प्रोपल्सन मॉड्यूल उसको छोड़ता है, उसके बाद से ह्यूमन इंटरवेंशन समाप्त हो जाता है। अब जो करना होता है वहाँ पर ऑन बोर्ड जो कंप्यूटर होता है वही करता है। उसको प्रोग्रामिंग उसकी ऐसी होती है कि सारे डिसीजन वो खुद लेता है। डिसेंट 4 स्टेज में है, रफ ब्रेकिंग स्टेज, एल्टीट्यूड होल्ड स्टेज, फाइन ब्रेकिंग स्टेज और टर्मिनल डिसेंट। डिसेंट मतलब यहाँ पे कैसे उतरेगा, उतरने वाला प्रक्रिया है। ये देख सकते हैं, ये हमारा इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है। ये यहाँ पे है, ये प्रोपल्सन मॉड्यूल है। ये प्रोपल्सन मॉड्यूल के साथ में है, देखिए यहाँ पे अलग हो रहा है। इसमें पेलोड्स कौन कौन से हैं, पेलोड्स देख सकते हैं। पेलोड देखिए, पेलोड है विक्रम पे 4 पेलोड है, प्रज्ञान पे 2 पेलोड है और जो प्रोपल्सन मॉड्यूल था उस पे 1 पेलोड है। पेलोड के बारे में भी देख सकते हैं। ये चेस्ट है, रंभा है, इल्सा है और एलारे है। इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे डिटेल्स में, देख सकते हैं। प्लाज्मा डेंसिटी को स्टडी करने के लिए है, ये 4th इंस्ट्रूमेंट है। डिस्टेंस मून और अर्थ के बीच में एक्यूरेट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए है। ये प्रज्ञान है, इसमें लीव्स है और एपी एक्सेस है। ये शेप है जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है। प्रोपल्सन मॉड्यूल पे धरती का स्टडी करने के लिए है, अर्थ का स्टडी करने के लिए है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? चंद्रयान 3 का ऑब्जेक्टिव है सॉफ्ट लैंडिंग। चूंकि चंद्रयान 2 हमारा सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, तो सेफली इसका सॉफ्ट लैंडिंग कराना सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था। इसलिए इस बार ऑर्बिटर हम लोगों ने नहीं भेजा। ऑर्बिटर हम लोग चंद्रयान 2 का ही इस्तेमाल करेंगे, इस साल इसमें करने वाले थे। और रोवर का चांद के सरफेस पे चलाने का ऑब्जेक्टिव था। और इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि चांद के सरफेस पे वहीं पे स्टडी करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, किसी जंगल में पेड़ों में कोई बीमारी हो रही है, तो उसको जांच करने के लिए अगर आप इंस्ट्रूमेंट लेकर के जाइए, सैंपल जंगल में ही लीजिए, वहीं पे आप एक लेबोरेटरी बना लीजिए। जिस जगह से सैंपल ले रहे हैं वहीं पे उसका एक्सपेरिमेंट करके उसके बारे में पता लगाइए, तो उसको बोलते हैं इन सीटू। और एक होता है एक्स सीटू एक्सपेरिमेंट होता है। जैसे मान लिया आप जंगल से कोई स्पेसिमेन लिए और उसको आप किसी दूर शहर में ले गए लेबोरेटरी में, वहाँ पर उसका आपने स्टडी किया, उसके बारे में आपने टेस्टिंग वगैरह जो भी करनी थी की, तो उसको बोलते हैं एक्स सीटू। तो अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट को जो ग्राउंड पे ही अगर आप कंडक्ट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को, जहाँ से स्पेसिमेन ले रहे हैं, जहाँ से आप उठा रहे हैं नमूने को, वहीं पे कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इन सीटू। और वहाँ से लेकर के किसी दूसरे जगह पे, जैसे चांद से हम लोग वहाँ से हम लोग स्पेसिमेन लें और धरती पे उसका स्टडी करें, तो उसको बोलते हैं एक्स सीटू। और वहीं पे अगर उसका स्टडी कर लें तो उसको बोलते हैं इन सीटू।
तो जो भी एक्सपेरिमेंट यहाँ पे चांद के सरफेस पे करना था, इन सीटू एक्सपेरिमेंट करना था, इसका हमारा ऑब्जेक्टिव था। लॉन्च व्हीकल था GSLV मार्क 3, जिसका नाम अब हो गया है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 SLV-M3 मिशन 4। ये इसका चौथा मिशन है। SLV मार्क 3 का चौथा मिशन है चंद्रयान 3। प्रोपल्सन मॉड्यूल के बारे में, प्रोपल्सन मॉड्यूल का काम था जो इंजेक्शन ऑर्बिट है, जहां पर आपके लॉन्च व्हीकल का काम समाप्त होता है, इस ऑर्बिट में छोड़ने के बाद से इंजेक्शन ऑर्बिट से लेकर के जो चांद का जो लूनर सर्कुलर ऑर्बिट है वहां तक उसको गाइड करने का, मैन्यूवरिंग करने का, वहां तक पहुंचाने का, जो 100 किलोमीटर के डिस्टेंस तक पहुंचाने का काम था, ये था प्रोपल्सन मॉड्यूल का। रोवर का काम इनसिटू एक्सपेरिमेंट करना था चांद के सरफेस पे। लैंडिंग साइट है 70 डिग्री लैटिट्यूड है साउथ पोल पे, जिसका नाम हम लोगों ने रखा है अब शिव शक्ति पॉइंट। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या क्या चैलेंजेस थे सॉफ्ट लैंडिंग करने में? सबसे पहला तो वहाँ का डिफिकल्ट टेरेन, वहाँ के जो सरफेस था, चांद का सरफेस था, कहीं कहीं बड़े बड़े गड्ढे थे, कहीं कहीं बड़े बड़े माउंटेनियस एरिया है। तो इसलिए डिफिकल्ट टेरेन होने की वजह से वहाँ पे लैंडिंग करना बहुत मुश्किल था। डिस्टेंस, अब वहाँ से जो प्रोपल्सन मॉड्यूल छोड़ रहा है आपके लैंडर को 100 किलोमीटर इंटू 30 किलोमीटर के ऑर्बिट में, अब वहाँ से आने में कहीं पर भी अगर कोई गलती होती है तो पूरा मिशन तबाह हो जाएगा। तो इसलिए डिस्टेंस इतना है, तो ये भी एक चैलेंज है। स्पीड, जब प्रोपल्सन मॉड्यूल छोड़ता है आपके लैंडर को तो उसका स्पीड होता है 6000 किलोमीटर पर आवर, उसको 0 किलोमीटर पर आवर, इतना स्पीड कम करना एक डिफिकल्ट काम है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लूनर डस्ट, क्योंकि जैसे ही लैंडिंग होती है जो थ्रस्टर्स होते हैं वो बहुत ढेर सारा धूल उड़ाते, तो उससे इंस्ट्रूमेंट अपना काम सही से नहीं कर पाते। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जो इन सारी चैलेंजेस को पार करके सक्सेसफुली मिशन को हम लोगों ने अचीव किया है। इसको टैकल करने के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया? तो सबसे पहला कि लैंडिंग साइट को हम लोगों ने लार्ज किया। पहली बार रखे थे तो हम लोगों ने ऑप्शन रखा था कि 500 मीटर इंटू 500 मीटर, इतनी एरिया में ही उसको कन्फाइन कर दिया था कि इसी एरिया में आपको उतरना है। लेकिन इस बार इसको फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया और 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर का लैंडिंग साइट को उसको दिया गया, स्पेसिफाई किया गया। और लैंडिंग वेलोसिटी, इसको भी इंक्रीज किया गया। पहले जो हम लोगों ने वेलोसिटी को मान के चले थे कि इस पार्टिकुलर वेलोसिटी पे जाएगा तो लैंड कर सकता है आसानी से, अब हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अगर उससे भी ज़्यादा वेलोसिटी हो ना तो भी हमारा लैंडर सक्सेसफुली लैंड करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने मजबूत, उसके जो भी लेग्स होते हैं उसको मजबूत बनाया, रिगरस टेस्टिंग किया, जो थ्रस्टर्स वगैरह होते हैं उसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया, जो प्रोग्रामिंग वगैरह है उसमें ढेर सारा इम्प्रूवमेंट किया। तो इन उपायों को आजमा करके हम लोगों ने इस समस्या को टैकल किया है। साउथ पोल पे क्यों गए हम लोग? साउथ पोल पे जाने का क्या मकसद था? क्योंकि साउथ पोल पे जो क्रेटर्स हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, कहीं बड़े बड़े गड्ढे हैं, कहीं बहुत माउंटेनियस लैंड फॉर्म है। तो वहाँ पे क्या है, जैसे सूरज का प्रकाश पड़ता है किसी माउंटेनियस लैंड फॉर्म पे पड़ रहा है तो उसका छाया पड़ेगा। ये क्रेटर है, क्रेटर में कभी उसका लाइट नहीं पड़ पाएगा, सन का लाइट है। तो जो करोड़ों साल पहले से, करोड़ों साल से कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर करोड़ों साल से लाइट पहुँचा ही नहीं है। तो जहाँ पर लाइट नहीं पहुँचा है वहाँ पे आइस का
वाटर के आइस के रूप में, ये आइस के रूप में वाटर की मौजूदगी का चांस है। इसकी पॉसिबिलिटी है कि वाटर अगर होगा तो आइस के रूप में होगा, चूंकि वहां पे सनलाइट नहीं पहुंचा है, वहां पे वेपराइज नहीं होगा वहां से। और अगर वहां पे वाटर की मौजूदगी का पता चल जाता है तो जो फ्यूचर्स हमारे मिशंस हैं चांद पे, उसमें वो हेल्प करेगा, अगर वाटर का वहां पे पता चल जाता है तो। और चूंकि दूसरा इसमें ऑप्शन था, इसका मकसद था कि जो क्रेटर्स हैं, जो बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो उसमें आपको फॉसिल विकल्प मिल सकते हैं, जिससे सोलर सिस्टम की अर्ली लाइफ के बारे में कुछ जानकारी हासिल हो सके। और इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि ये रिसोर्सेस है ना, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं वहाँ चांद पे, जिसको किसी ने निकाला ही नहीं है। तो रिसोर्सेस के बारे में पता करना, उनको निकालने का, उनकी टैपिंग करने का रास्ता को एक्सप्लोर करना, जिसमें हाइड्रोजन है, सिल्वर है, मरकरी है, अमोनिया है, मीथेन है, सोडियम है, तो इसके बारे में कंसीडर करना ऑब्जेक्टिव था। अब हम लोग मिशन के पेलोड के बारे में जानते हैं। पेलोड के बारे में हम लोगों ने बहुत शॉर्ट में केवल उसका फोटो देखा था, जिसके बारे में टू द पॉइंट जानते हैं। पहला पेलोड, ये वाले पेलोड है किस पे, विक्रम पे, लैंडर पे। लैंडर पे पहला पेलोड है रंभा, LP। रंभा का फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर लैंगमियर प्रोब। रंभा का फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर लैंगमियर प्रोब। इसका काम था जो प्लाज्मा है ना, चांद के सरफेस पे जो प्लाज्मा है उसकी डेंसिटी के बारे में अध्ययन करना। याद केवल इतना ही रखना है, ज़्यादा इसके बारे में डिटेल्स में नहीं जाना है। प्लाज्मा का मतलब होता है, प्लाज्मा जैसे कोई भी मैटर है ना, मैटर के स्टेट्स होते हैं, यहाँ पे लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, वैसे ही एक स्टेज है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो स्टेट है उसमें मैटर होता है आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। तो प्लाज्मा वहां पे उसकी डेंसिटी क्या है, जो आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी डेंसिटी क्या है, इसके बारे में, प्लाज्मा डेंसिटी के बारे में स्टडी करने का काम था ये रंभा का, रंभा LP का। और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है इल्सा। इसका फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी। इल्सा का काम है यहाँ पे चांद की सरफेस पे सेस्मिक एक्टिविटी को, वहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी किससे होती है, जैसे हमारे यहाँ जो होता है भूकंप आता है, वैसे ही चांद पे अगर उस तरह का कोई घटना होता है तो उसके बारे में स्टडी करने के लिए, वहाँ की सेस्मिक एक्टिविटी को जानने के लिए जो पेलोड हम लोगों ने लगाया था, जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगाया था, उसका नाम है इल्सा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी, स्ट्रक्चर ऑफ लूनर क्रस्ट। अब अगर हमको सेस्मिक एक्टिविटी के बारे में पता चलता है तो मून के स्ट्रक्चर के बारे में, उसका क्रस्ट कैसा है, उसका मेंटल कैसा है, जो इसके जैसे हमारी पृथ्वी का जो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये भी हम लोगों ने सेस्मिक एक्टिविटी के आधार पे ही तय किया, पता किया है। जो पृथ्वी का क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, वैसे ही यहाँ पे स्ट्रक्चर मून का कैसा है, सेस्मिक एक्टिविटी के आधार पर उसका हम लोग पता लगा सकते हैं। अगला जो इसमें पेलोड था चेस्ट, चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इसका चेस्ट का काम था थर्मल प्रॉपर्टी, वहाँ पर वहाँ की जो मिट्टी है उसका कैसा थर्मल प्रॉपर्टी है, हीट कितना हीट एब्जॉर्ब करता है, कितना रिफ्लेक्ट करता है, कितना एक्सपेंशन होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में, मतलब थर्मल, उसका थर्मल, वहाँ की मिट्टी के थर्मल बिहेवियर का पता लगाने के लिए हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया चेस्ट का।
LRE है अगला पेलोड है। LRE का यहाँ पे फुल फॉर्म है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। LRE का उद्देश्य क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बारे में एक्यूरेटली मेजरमेंट करना है। जो अर्थ का मून का जो एक्यूरेट डिस्टेंस मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया है उसका नाम है LRE लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। और मून के जो डायनेमिक्स हैं, जो उसके अंदर जो बदलाव होते हैं उसके बारे में भी स्टडी करना था इसको। अब ये है LIBS और AP एक्सेस। लिब्स और AP एक्सेस ये है प्रज्ञान रोवर पे लगे हुए पेलोड। लिब्स का फुल फॉर्म है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप ये स्टडी करेगा चांद के सरफेस के केमिकल कंपोजिशन का, किन केमिकल से मिलकर बना हुआ है वहाँ का सरफेस, वहाँ की मिट्टी किन केमिकल से मिलकर बनी हुई है। मिनरलोजिकल कंपोजिशंस, वहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स हैं, कौन कौन से खनिज हैं, मतलब और एलिमेंटल कंपोजिशन किस तत्वों से मिलकर बना हुआ, किन तत्वों से, जैसे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, इनमें से कौन कौन सा उस पर मौजूद है, सिलिकॉन वगैरह, सिल्वर कौन वहाँ पे मौजूद है, एलिमेंट कौन वहाँ पे मौजूद है, इसके बारे में स्टडी करने के लिए जिस पेलोड का इस्तेमाल किया गया उसका नाम है लिब्स। और ऐसा ही तो ये क्या करेगा, लिब्स करेगा, यहाँ पे लेजर का इस्तेमाल करेगा। लेजर के इस्तेमाल से अगर वहाँ का केमिकल कंपोजिशन, मिनरलोजिकल कंपोजिशन, एलिमेंटल कंपोजिशन अगर पता कर रहे हैं तो उसके लिए है लिब्स। अब वही काम अगर यहाँ पे अल्फा पार्टिकल के द्वारा, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो AP एक्सेस है, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, इसके द्वारा वहाँ की केमिकल जो कंपोजिशन है, वहाँ का जो मिनरलोजिकल कंपोजिशन है, एलिमेंटल कंपोजिशन है, वहाँ का सॉइल कैसा है, वहाँ का रॉक कैसा है, तो अगर अल्फा पार्टिकल के द्वारा, एक्सरे के द्वारा उसको किया जा रहा है तो AP एक्सेस का इस्तेमाल होगा, लेजर का इस्तेमाल हो रहा है तो लिब्स का इस्तेमाल होगा। और अगला जो पेलोड है ये प्रोपल्सन मॉड्यूल है। जैसे हम लोगों ने धरती के इंजेक्शन ऑर्बिट में प्रोपल्सन मॉड्यूल को छोड़ा, तो प्रोपल्सन मॉड्यूल वहां से आपके लैंडर को, रोवर को लेकर के गया कहाँ तक, चांद के ऑर्बिट तक, जो नियर सर्कुलर ऑर्बिट है वहां तक। तो उस पर भी एक लगाया गया है, वो भी अभी एक ऑर्बिटर के जैसा वहां पे चक्कर लगा रहा है एक ऑर्बिट में। तो इसके ऊपर जो लगाया गया है पेलोड उसका नाम है सेप। इस सेप लगाया गया है, इसका काम है धरती का अध्ययन करना, चांद उतना दूर से धरती कैसे दिखती है, चूंकि इसका फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारी धरती है सोलर सिस्टम में, यही एक केवल ग्रह है जो हैबिटेबल है, जहाँ पर जीवन संभव है। तो इस चीज को नोटिस करेगा कि कौन कौन से लक्षण है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि हमारी धरती है हैबिटेबल है, तो कोई सेलेस्टियल बॉडी है, कोई दूर है, तो कौन कौन से साइन होते हैं तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि हैबिटेबल है। तो धरती, दूर से धरती के ऊपर कौन कौन से सिग्नेचर्स होते हैं, कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जो सबसे अलग उसको बनाते हैं, उसको हैबिटेबल बनाते हैं, इस चीज को फाइंड आउट करेगा ये सेप पेलोड। और इसके आधार पे हम लोग कंपेयर करेंगे दूसरे जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, दूसरे ग्रह हैं, कि अगर
धरती जो सिग्नेचर जो धरती रख रही है, दूर से देखने पे जैसा धरती में जो सिग्नेचर्स दिखते हैं, अगर किसी दूसरे ग्रह में वैसे दिखते हैं, दूसरी सेलेस्टियल बॉडी में वैसे दिखते हैं, तो हम लोग मानेंगे कि वो भी हैबिटेबल है। तो हैबिटेबल कोई प्लेनेट है कि नहीं, उसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम लोग धरती का स्टडी कर रहे हैं, दूर से चांद के कक्ष से स्टडी कर रहे हैं सेफ पेलोड के द्वारा। और ये हमको रिकॉग्नाइज करेगा कि कोई दूसरा प्लेनेट, एक्सो प्लेनेट है, वो हैबिटेबल है कि नहीं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, पूरे चंद्रयान 3 जो मिशन रहा है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों उसका महत्व क्या है, क्यों हम लोग उसको किए हैं। तो सबसे पहले सोलर सिस्टम के बारे में हमको और अधिक जानकारी मिलेगी। अर्थ के बारे में, अगर हम लोग चांद के बारे में स्टडी करते हैं, प्रॉपर स्टडी करते हैं, उसके फॉर्मेशन का बारे में हमको पता अगर चलता है, तो उसके आधार पर हम लोग सोलर सिस्टम को भी आगे अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, अर्थ के बारे में भी स्टडी कर पाएंगे। चूंकि पृथ्वी के ऊपर क्या है, पृथ्वी के ऊपर है इसका एटमॉस्फेयर। तो कोई भी एस्ट्रॉयड अगर पृथ्वी के कक्षा में आता है ना, तो इतना डेंस एटमॉस्फेयर पृथ्वी का है कि पृथ्वी के सरफेस तक कोई नहीं आ पाता है। आप भूले भूट के आता भी है तो बहुत छोटा हो जाता है, बीच में जल जाता है, फ्रिक्शन क्रिएट करता है जो एटमॉस्फेयर है, रेसिस्टेंस क्रिएट करता है। तो उसके वजह से कोई भी एस्ट्रॉयड है हमारी पृथ्वी के सरफेस पे नहीं आ पाता है। लेकिन चांद पे ये चीज़ नहीं है, वहाँ का एटमॉस्फेयर नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे जो एस्ट्रॉयड होते हैं वो डायरेक्ट वहाँ पे इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर उनके एस्ट्रॉयड के इम्पैक्ट को अगर चांद पे हम लोग स्टडी कर लेते हैं, तो भविष्य में कोई अगर बड़ा एस्ट्रॉयड धरती पे टकराता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसके बारे में हम लोग पहले से अवेयर रहेंगे। तो इसलिए एस्ट्रॉयड का प्लेनेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किसी पिंड के ऊपर, किसी सेलेस्टियल बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी स्टडी हम लोग आसानी से कर पाएंगे अगर इस चंद्रयान मिशन के द्वारा हम लोग मून को अच्छे से स्टडी कर पाए तो। और जो भी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं, चूँकि धरती पे हमारा हैबिटेबल प्लेनेट है धरती, यहाँ पे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, जीव जंतु हैं। तो कोई इनोवेटिव अगर टेक्नोलॉजी है उसको अगर टेस्ट करना हो धरती पे, तो वहाँ पे रिस्क है। चूँकि चांद पे कोई हैबिटेशन नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है, तो इसलिए जो मतलब जिसमें रिस्क है, जिसमें खतरा है, उस तरीके की टेक्नोलॉजीज को अगर हमको टेस्ट करना हो तो चांद के सरफेस पे हम लोग उसको कर सकते हैं। फ्लाइट कैपेबिलिटीज के क्षेत्र में भी हमारी इम्प्रूवमेंट होगी, नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जानेंगे। लाइफ सपोर्ट सिस्टम, चूँकि अगर हम मकसद रख रहे हैं कि चांद के ऊपर हम लोग अपना हैबिटेट वहाँ पे बनाएंगे, अपना बेस स्टेशन बनाएंगे, तो जो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो सपोर्टिव नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेज हैं। तो उसके लिए चाहिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम। अगर चांद के लिए हम लोग लाइफ सपोर्ट सिस्टम डेवलप कर लेते हैं तो उसका इस्तेमाल तो हम धरती पे भी कर सकते हैं ना, किसी क्रिटिकल सिचुएशन में। तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम का इवोल्यूशन अच्छे से होगा, इसके बारे में अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी, और इस तरीके के और भी एक्सप्लोरेशन के टेक्निक्स हैं उसके बारे में हम लोग आसानी से जान पाएंगे। और जो मून के मिशंस के द्वारा जो एक्सपीरियंस हमको हासिल हो रहा है, जो सीख रहे हैं हम स्पेस मिशंस के बारे में, वो जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे मार्स के ऊपर है, चाहे और भी किसी प्लेनेट के ऊपर है, तो उसमें हमको ये हेल्प करेगा। और इन मिशंस के द्वारा जो साइंटिफिक वर्ल्ड में जो इसरो का जो नाम है, जो पहचान है, उसकी आइडेंटिटी है, उसको इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मिलेगा। अब यहाँ पे फाइंडिंग्स को देखते हैं। चूँकि ये मिशन अपना पूरा काम जो
हमारा जो डिजायर्ड जो ऑब्जेक्टिव्स था उसको पूरा किया है, कंप्लीट कर लिया है। अभी जो लैंडर है वो हाइबरनेशन में चला गया है। जो प्रज्ञान है, रोवर है, वो स्लीप मोड में है, चूंकि वहां पर अभी रात हो गया है। तो उससे पहले जो 14 दिन का जो इसका मिशन था, ऑब्जेक्टिव था इसको, तो उसने बहुत सारे डाटा भेजे हैं, ठीक ना, जिसकी अभी स्टडी हो रही है। तो उसमें समय लगेगा उसका पूरे डिटेल्स में उसका स्टडी करने में, लेकिन कुछ कुछ बातें जो बाहर निकल के आई हैं उसको हम लोग अभी जानते हैं, ठीक ना। तो जो पहला बात निकल के आया है टेम्परेचर से संबंधित है। जो टेम्परेचर वहाँ का जो सरफेस का टेम्परेचर है, जो दिन में होता है, वहाँ पर जो दिन होता है, तो वहाँ भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा रहा है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा रहा है। लेकिन जो सरफेस से जस्ट 8 सेंटीमीटर नीचे जो जो टेम्परेचर है वो माइनस में है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। आप देख सकते हैं 60-70 डिग्री का यहाँ पे वेरिएशन आता है केवल 8 सेंटीमीटर में। ये दिखा रहा है कि जो मून का जो सरफेस है, लूनर सरफेस है, सुपर इंसुलेटर है। वो जो सूर्य का जो हीट है, जो उष्मा है, उसको जो चांद का जो सरफेस है उसके अंदर नहीं घुसने दे रहा है। उसका सरफेस जो है, सब सरफेस है, वो बहुत कोल्ड है, वहाँ पर टेम्परेचर माइनस में है। जिस 8 सेंटीमीटर के गैप में अगर इतने का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब दिखा रहा है कि जो चांद की जो सरफेस है वो सुपर इंसुलेटर है। और यहाँ पे सल्फर के बारे में, कैल्शियम, आयरन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, ये सारे जो मिनरल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में उसने कन्फर्म किया है कि इनकी मौजूदगी है चांद पे। चांद पे सल्फर की मौजूदगी है, कैल्शियम की मौजूदगी है, आयरन है, ऑक्सीजन है। आयरन किस फॉर्म में है? आयरन है इल्मेनाइट के फॉर्म में, FeTiO3। अब ये चीज इल्मेनाइट का वहाँ पे होना, ये चीज एक बहुत बड़ा होप दिखाता है फ्यूचर मैन्ड मिशन के लिए। चूंकि इस इल्मेनाइट से हम लोग इसको रिड्यूस करके ऑक्सीजन, हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन है, हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो और अगर कोई मैन्ड मिशन भेजना है तो हम लोग को जो रिक्वायरमेंट थी कि जहाँ पे पानी की मौजूदगी होगी वहाँ पर हम लोग उसको बना सकते हैं, वो क्राइटेरिया रहता था कि उससे हम लोग जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे। अगर पानी का मौजूदगी मिलता है, पता चलता है उसका, तो वाटर से हम लोग ऑक्सीजन निकालेंगे। लेकिन इल्मेनाइट की मौजूदगी से, चूंकि इल्मेनाइट वहाँ की पूरी मिट्टी में है, तो कहीं पर भी मैन्ड मिशन के लिए बेस स्टेशन हम बना सकते हैं। फ्यूचर मतलब एक पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके से हम लोग सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का भी वहाँ पे व्यवस्था कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक चीज़ दिखाती है कि वहाँ का सब जो सरफेस का इंसुलेटर होना, ऑक्सीजन की मौजूदगी, ये होप क्रिएट करता है कि वहाँ को जो चांद है हैबिटेबल हो सकता है। इसके अलावा और भी किया है, यहाँ पे जो वहाँ का जो सेस्मिक एक्टिविटी है उसके बारे में भी पता चला है, उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आई है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो हमारा लैंडर है, लैंडर ने एक होप ऑपरेशन किया है। होप ऑपरेशन का मतलब है, मतलब उछलने वाला एक जंपिंग का एक ऑपरेशन किया है कि जो वहाँ का जो लैंडर विक्रम है ना, विक्रम ये वहाँ के सरफेस से एक बार के लिए फिर से लॉन्च किया है अपने आप को 40 सेंटीमीटर ऊपर तक, 40 सेंटीमीटर की हाइट तक उसने अपने को ऊपर उठाया, फिर से 40 सेंटीमीटर दूर जाके फिर से सॉफ्ट लैंडिंग किया है। ये चीज दिखाता।
फ्यूचर जो मैन्ड मिशन होंगे उनके लिए यहाँ पे संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि अगर ये कैपेबिलिटी है कि हम लोगों ने यहाँ से जो धरती से चांद पे गए थे, तो यहाँ से हम लोगों ने लॉन्च किया था और लॉन्च करके वहाँ पे लैंड किए थे, लेकिन वहाँ पर विक्रम ने वहाँ पर भी एक बार लॉन्च करके दोबारा लैंडिंग करके दिखा दिया है कि अगर हम वहाँ पर मानव को भेजते हैं तो फिर से वहाँ से हम लोग लॉन्च करके इंजन को और फिर से हम लोग धरती पे लैंड कर सकते हैं। तो इस बात की भी बहुत सारी प्रबल संभावनाएं इसने दिखा दिया है, जो होप एक्सरसाइज था इसका विक्रम का। तो ये सारी चीजें अभी तक पता चली हैं। बहुत सारे जो डाटा है ना, डाटा की स्टडी धीरे धीरे होते रहेगी, तो धीरे धीरे और भी सारी फाइंडिंग्स निकल के आएंगी। अभी जो विक्रम है हाइबरनेशन में है और ये स्लीप मोड में है प्रज्ञान। अगर चांद का जो नाइट अभी नाइट टाइम वहाँ पे चल रहा है, तो अगर नाइट टाइम पे वहाँ का टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है, अगर उस टेम्परेचर को उसने झेल लिया तो फिर से जब वहाँ पर दिन होगा तो फिर से अपना ऑपरेशन वो कर सकता है। तो अभी मिशन समाप्त नहीं हुआ है, अभी इसमें संभावनाएं बनी हुई हैं कि वो वहाँ की जो कोल्ड टेम्परेचर है, कोल्ड इन्वायरमेंट है, उसको रात के समय में उसको सस्टेन करे और फिर से जो दिन होता है तो अपना फिर आगे ऑपरेशंस वगैरह करे। तो बस आज का सेशन यहीं तक, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।